हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडुसेंस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे चैनल से बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आज मैं आप सभी के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संसद के जितने भी पॉइंट्स हैं उनको आप सभी के सामने रखूंगी। हमने भारतीय राज्य व्यवस्था के और भी कुछ वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखे हैं, उनको जाकर आप देख लीजिए। ये सभी प्रश्न एनसीईआरटी पर आधारित हैं, जो आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल परीक्षाओं में ज़्यादातर एनसीईआरटी की पुस्तकों से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो एक तरह से ये एनसीईआरटी का ही सार संग्रह है। तो आप सभी हमारे वीडियोस को देखिए, उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जितने भी लोग जूनियर भर्ती परीक्षा को भरे हैं उनके लिए ये सब वीडियो बहुत लाभदायक सिद्ध होगा, क्योंकि अभी मैं जितने भी टॉपिक उसमें आपके सिलेबस में हैं उनको ही लेकर आ रही हूँ। तो आप सभी इसको देखिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। संसद। तो सबसे पहले हम संसद से संबंधित जो अनुच्छेद है उनको पहले देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है संसद का गठन, इसका अनुच्छेद है 79। फिर है राज्यसभा की संरचना 80 और लोकसभा की संरचना 81। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं 79, 80, 81। ठीक है, तो 79, 80, 81 इसी सीक्वेंस में संसद, फिर 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 82 में प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन है। अनुच्छेद 83 में संसद के सदनों की अवधि। अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र, सत्रावसान एवं विघटन। अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित तथा संदेश देने का अधिकार। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष संबोधन यानी अभिभाषण। तो राष्ट्रपति का अभिभाषण का अनुच्छेद भी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। अनुच्छेद 87 है। अनुच्छेद 88 में क्या है? संसद के 88 में है सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान न्यायवादी के अधिकार। अनुच्छेद 89 यानी 89 राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति। फिर अनुच्छेद 90 में है राज्यसभा के उपसभापति के पद की रिक्ति, त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना। फिर अनुच्छेद 91 में क्या है? सभापति के कर्तव्यों के निर्वहन अथवा सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति अथवा अन्य व्यक्तियों की शक्ति। अनुच्छेद 92 में है जब राज्यपाल के सभापति अथवा उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। अगला है अनुच्छेद 93 में लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। पूछ सकता है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 93। अनुच्छेद 94 में लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद की रिक्ति, त्यागपत्र तथा पद से हटाए जाना का वर्णन है। अनुच्छेद 95 में क्या है? लोकसभा उपाध्यक्ष अथवा किसी अन्य व्यक्ति का लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्यों के निर्वहन की शक्ति। अनुच्छेद 96 में है जब लोकसभा अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। फिर अनुच्छेद 97 में क्या है? सभापति व उपसभापति तथा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 98 में है संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 99 में है सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 100 में क्या है? दोनों सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति तथा गणपूर्ति।
अनुच्छेद 101 में है स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 102 में है संसद की सदस्यता के लिए निरअर्हताएं। अनुच्छेद 133 में है सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय। अनुच्छेद 104 में क्या है? अनुच्छेद 99 के अंतर्गत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले अर्हत न होते हुए अथवा निरहित किए जाने पर भी सदन में बैठने तथा मतदान करने पर दंड। ठीक है, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद, इनको आप देख लीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ प्रश्नों को। तो देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 110। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपता है। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों में से ही चयनित किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देख लीजिएगा। राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है? अनुच्छेद 249। संविधान की चौथी अनुसूची किस प्रकार के प्रावधान हैं? तो संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित प्रावधान है। अगला है, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 552 अधिकतम हो सकती है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को कौन सा एक प्रावधान निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 105 में जो है ये वर्णित है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को कौन सा एक प्रावधान निर्धारित करता है? अनुच्छेद 105। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लोकसभा और राज्यसभा की गण पूर्ति सदन की कुल सदस्य संख्या के 1/10 संख्या से होती है। आगे देखते हैं, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष। राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या कितनी है? 250। संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? राज्यसभा का। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 253। ठीक है, ये पॉइंट देख लीजिए। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन लोकसभा एवं राज्यसभा सम्मिलित होते हैं, यानी संसद को 3 भागों में बांटते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। आगे देखते हैं, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? ये वर्ष 2026 तक यथावत रहेगा, ये भी पूछ देता है। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। भारत का निर्वाचन आयोग संसद तथा विधानमंडल दोनों के चुनाव के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, भारत निर्वाचन आयोग संसद तथा विधानमंडल दोनों के चुनाव के लिए उत्तरदायी है। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे देखते हैं, लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किस संविधान संशोधन द्वारा कर दी गई? 31वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला है, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित हैं?
मध्य प्रदेश में 6। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए। लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए ही बढ़ाया जा सकता है। ये लाइन पूछता है कि लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में कितने तक बढ़ाया जा सकता है, तो 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्य कौन मनोनीत करता है, तो भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्य मनोनीत करता है। लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है, 25 वर्ष। अगला है लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है, 545। लोकसभा व राज्यसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधि भारत के किस राज्य से आते हैं? लोकसभा व राज्यसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधि भारत के किस राज्य से आते हैं, तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश से आते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य में है? महाराष्ट्र में 48। फिर देखेंगे राज्यसभा एक अस्थायी सदन है क्योंकि इसे विघटित समाप्त नहीं किया सकता। ये पॉइंट ऐसे ही पूछ देता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए, लद्दाख। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र लद्दाख है। अब भारत की संचित निधि पर भारित व्यय हम देख लेते हैं एक साथ। राष्ट्रपति के वेतन भत्ते एवं उससे संबंधित अन्य व्यय, ये सब संचित निधि पे भारित हैं। राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते। ऐसे ऋण या भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है। फिर है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं पेंशन तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन भत्ते एवं पेंशन। ऐसे अन्य व्यय जो संविधान अथवा संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा इस संबंध में भारित घोषित किए जाए, ये सब भारत की संचित निधि पर हैं। अब देखिए परिसीमन के पश्चात उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? उन्नाव, उत्तर प्रदेश। लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य। ये पॉइंट देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि लोकसभा के सभी सदस्य बहुमत से संकल्प पारित कर दे तो लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व उसके पद से हटाया जा सकता है। अगला है एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? 2। अगला है लोकसभा में बिहार 40 सीटों को आवंटित सीटें किन 2 राज्यों को आवंटित सीटों के योग के बराबर है? तो लोकसभा में बिहार की 40 सीटें हैं, तो कह रहा है कि किन 2 राज्यों का मिला देंगे तो बिहार का हो जाएगा, तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ में 11 है, मध्य प्रदेश में 29 है, इन दोनों को मिला देंगे तो बिहार की सीटें आ जाएंगी। अगला है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये भी पूछता है, 6 वर्ष, और लोकसभा का 5 वर्ष। अगला पॉइंट देख लीजिए यहीं पर, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा उसका कर्तव्य नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्य को शपथ दिलाना है। लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने निर्णायक मत का प्रयोग कब करता है? इसका प्रयोग ये करते हैं किसी विधेयक प्रस्ताव के पक्ष एवं विपक्ष में बराबर मत होने की स्थिति में। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। ये पॉइंट देख लीजिए। लोक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है तथा उस पर अंतिम रिपोर्ट तैयार करके संसद के पटल पर रखती है। लोक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है तथा उस पर अंतिम रिपोर्ट तैयार करके संसद के पटल पर रखती है। प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? राज्यों की विधानसभाओं द्वारा। फिर है विशेषाधिकार समिति में दोनों सदनों से कुल कितने सदस्य होते हैं? 25। लोकसभा से 15
तथा राज्यसभा से 10। अब इसको देख लीजिए। संसद में सरकारी विधेयक मंत्री द्वारा, जबकि गैर सरकारी विधेयक मंत्री के अतिरिक्त किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, इसको देख लीजिए, ये लाइन ऐसे याद कर लीजिए। प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता। प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता, परंतु प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है, लेकिन प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। अब अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? 12। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त, राज्यसभा सदस्य, वर्ष 1980 से 86। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार, 4 जून 2009 से 4 जून 2014। फिर देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बिना या अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। अगला है, वे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? जीवी मावलंकर। लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? तो लोकसभा का जो सचिवालय होता है वो लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में होता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है संविधान। फिर है, भारत की संचित निधि पर कौन सा व्यय भारित नहीं होता है? भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते। फिर देखिए, धन विधेयक संसद के किस सदन में पुनः स्थापित किया जाता है? केवल लोकसभा में। धन विधेयक राज्य विधानमंडल के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? केवल विधानसभा में। बजट की रूपरेखा किस विभाग के द्वारा तैयार की जाती है? आर्थिक कार्य विभाग। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त होने वाला राजस्व किस निधि में जमा होता है? तो ये भारत की संचित निधि में जमा होता है। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है? तो आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व प्रस्तुत किया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। अगला है, लेखानुदान संघ सरकार को किस प्रकार की अनुमति प्रदान करता है? निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने की। अब हम साधारण विधेयक और धन विधेयक में तुलना करेंगे, तो देख लीजिए। पहले हम साधारण विधेयक को देख लेते हैं, ठीक है, फिर हम धन विधेयक को देखेंगे। साधारण विधेयक, इसे लोकसभा तथा राज्यसभा में कहीं भी प्रस्तावित किया जा सकता है। इसे मंत्री अथवा गैर सरकारी सदस्य दोनों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे सदन में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक नहीं है। इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत किया जा सकता है। इसे राज्यसभा अधिकतम 6 माह के लिए रोक सकती है। इसे राज्यसभा में भेजने के लिए लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता नहीं होती है। दोनों सदनों में सहमति की स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। इसे दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। अगला है, यह विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है यदि इसे मंत्री ने प्रस्तुत किया हो। इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है अथवा पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है। अब हम धन विधेयक को देखेंगे।
इसे केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। इसे केवल सरकार के किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे सदन में राष्ट्रपति की संस्तुति से ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। इसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिन के लिए रोक सकती है। इसे लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता होती है। इसमें दोनों सदनों के बीच असहमति का कोई अवसर ही नहीं होता, इसलिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। इसे केवल लोकसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। यह विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है, परंतु पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता है। देखिए, धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। अब अगला पॉइंट देखते हैं। प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? लोकसभा के सदस्यों द्वारा। कोई भी कानूनी विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन में। अब ये पॉइंट देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक साधारण विधेयक तथा वित्त विधेयक दोनों के संबंध में हो सकती है। अगला है, संसद के 2 सत्रों के मध्य अधिकाधिक अंतराल कितना होना चाहिए? 6 महीने का। अगला है, आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? बिना संसदीय स्वीकृति के। लोकसभा में विधेयक पर आम बहस किस वाचन में होती है? द्वितीय वाचन में। अगला है, कटौती प्रस्ताव को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? समापन प्रस्ताव। यदि कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत कर दिया जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितनी अवधि तक रोक सकती है? 14 दिन तक। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित न हो तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद सहित त्यागपत्र दे देता है। अगला है, लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, संसद के किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किस भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है? बिना किसी राज्य की सहमति से। अब ये पॉइंट देख लीजिए। संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य शासन के वित्तीय लेखा एवं विनिमय तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का परिरक्षण करना है। भारतीय संसद किसके माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? संसदीय समितियों के माध्यम से। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिनमें से 229 सदस्य राज्यों से एवं 4 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से चुनकर आते हैं तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। सरकार द्वारा लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा जाता है? विश्वास प्रस्ताव। अगला है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक किस विधेयक पर हुई थी? दहेज उन्मूलन विधेयक पर, वर्ष 1961 में। अगला है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? लोकसभा अध्यक्ष को। अगला है, संसद में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। संसद विधानसभा के किसी भी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह सदन को सूचित किए बिना लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है। ये भी पूछता है। संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून कब बना सकती है? यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव कब लाया जा सकता है?
जब वह मंत्री किसी मामले के तथ्यों को रोकता है तथा तथ्यों का गलत वर्णन देता है। संसद द्वारा वर्ष 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की आयु कितनी है? 18 वर्ष। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 1 घंटा। संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य सार्वजनिक महत्व के अति आवश्यक मुद्दों पर बहस करना है। अगला है, भारतीय संसद की संप्रभुता किसके द्वारा प्रतिबंधित है? न्यायिक समीक्षा से। अगला है, संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? भारत की। संसद की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? प्रश्नकाल। ठीक है, अब ये पॉइंट देख लीजिए। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 लोकसभा से तथा 7 राज्यसभा से लिए जाते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर से देख लीजिएगा कि लोक लेखा समिति में ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 लोकसभा से तथा 7 राज्यसभा से लिए जाते हैं। ये थे संसद के जितने भी प्रश्न बन सकते थे, उनको हमने देख लिया। आप इस वीडियो को देखिए, इसको नोट करिए, जो ना समझ में आए वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आगे मैं इससे रिलेटेड और भी वीडियो लेकर आऊँगी, तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। ये वीडियो आप सभी के जूनियर एडिट भर्ती परीक्षा के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी टॉपिक है, और भी जितने एग्ज़ाम हैं उसमें ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे प्रश्न आते ही आते हैं, तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। इस टॉपिक को पूरा देखिए, इसको बार बार देखिए जब तक याद ना हो जाए। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।